Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is market segmentation and basis of market segmentation part 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है अलैदगी का अमल, कि किसी बहुत सारी जगह पे हम लोगों को अलैदा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस अमल को सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो हम डिफाइन करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स on the basis of distinct needs, characteristics or behavior that might require separate marketing strategies। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ किस बुनियाद पे, उनकी मुख्तलिफ नीड्स, उनकी खुसूसियात और उनके बिहेवियर, बर्ताव या सलूक की बुनियाद पे। डैट माइट रिक्वायर सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और उन जो हम ग्रुप बनाएंगे वो शायद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मांगे। ठीक है, कि मीन्स कैसे मैंने आपको पहले बताया था, मार्केटर्स कैन नॉट सर्व ऑल कस्टमर। जो कंपनीज हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो तमाम कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकती। मीन्स कि अगर आप एक शॉप बनाते हैं, वो तमाम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सर्व नहीं करेगा, वो कुछ एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होगा जिनको सर्व करेगा। तो हम इसके लिए सेगमेंटेशन करते हैं, हम मार्केट को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी किस बेस पे, उनकी नीड्स, करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की बेस पे। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस ग्रुप की नीड्स एंड वांट्स मीन्स किस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने हैं। तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी खास ग्रुप के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें। तो मार्केट को डिवाइड करने का अमल छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। हम इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं कि हम तमाम कस्टमर्स को खुश नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ग्रुप चुनते हैं जिसको हम सर्व करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। और मार्केट को डिवाइड करना डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन दी गई है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इनटू ग्रुप्स एंड सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेगमेंट्स क्रिएटेड कंपोज्ड ऑफ कंज्यूमर हु शेयर ट्रेड्स सच एज सिमिलर इंटरेस्ट, नीड्स और लोकेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन, वो दोबारा कहते हैं, एक अमल का नाम है जिसमें हम पोटेंशियल कस्टमर जो हैं उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स या सेगमेंट्स के अंदर। ग्रुप एंड सेगमेंट एक ही, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं पड़े, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात की बेस पे। सपोज कि मैं एक टॉय की शॉप बनाता हूँ, खिलौने की दुकान बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अब किस एज के लिए टॉय रखूँगा, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, किस तरह के, या मैं कोई गारमेंट्स का काम शुरू करता हूँ तो मैं कपड़े किसके लिए बनाऊंगा, लेडीज़, जेंट्स या किड्स। अब एक सेगमेंट, एक ग्रुप मुझे चुनना है जिनके लिए मैं काम करना चाहूँगा। अगर मैं रेस्टोरेंट बनाता हूँ तो वो फास्ट फूड लवर के लिए है या देसी लवर्स के लिए है, तो मुझे एक ग्रुप चुनना पड़ता है। जिसकी जो ग्रुप चुनने का अमल है वो आगे हम देखेंगे उसको क्या कहते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ती है। ठीक है, अब जो हम सेगमेंट बनाते हैं, द सेगमेंट क्रिएटेड कंपोज्ड ऑफ कंज्यूमर हु शेयर ट्रेड सच ए सिमिलर इंटरेस्ट, नीड्स एंड लोकेशन। अब जो एक सेगमेंट है, ग्रुप है, वो उन कंज्यूमर पर मुश्तमिल होता है जिनकी दिलचस्पी एक जैसी होती है, जिनकी नीड्स एक जैसी होती है, जिनकी लोकेशन एरिया वाइज वो एक जगह पे रहते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारे पास आता है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि किस बुनियाद पे हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं, किस बुनियाद पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 4 बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियर सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम वन बाय वन तमाम सेगमेंटेशन को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम किन बुनियादों पे मार्केट को डिवाइड करते हैं और उनके सेगमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक कहते हैं इलाकाई, इलाके की बुनियाद पे हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं। हम इसको रीड करते हैं, डिवाइडिंग द मार्केट into different geographical unit such as nation, states, region, countries, cities और neighborhood। अब हम इस जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में करते क्या हैं, हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट, इलाकाई यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नेशंस, कौम, स्टेट, रियासत, रीजन, इलाका, कंट्रीज, मुल्क, सिटी, शहर या नेबरहुड, हमसाये के लोग जो होते हैं, हम इनको एरिया की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। क्या ये मुल्क इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये रीजन इनका है, ये कंट्रीज इसकी है, ये शहर छोटे हैं, ये शहर बड़े हैं। ठीक है, हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और फिर उन इलाकाई की ज़रूरियात के बुनियाद पे कंपनी जो होती हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे होते हैं। ठीक है,
अब आगे हम स्टडी करते हैं। द कंपनी में डिसाइड टू ऑपरेट इन वन और फ्यू जियोग्राफिकल एरिया और टू ऑपरेट इन ऑल द एरिया बट पे अटेंशन टू जियोग्राफिकल डिफरेंस इन नीड्स एंड वांट। अब कंपनी है वो डिसाइड कर सकती है कि वो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में या बहुत सारी जियोग्राफिकल एरिया में वो ऑपरेट कर सकती है, या वो चाहे तो पूरे जियोग्राफिकल एरिया में भी काम कर सकती है। लेकिन उसको एक चीज़ का एहसास करना ज़रूरी है कि हर जियोग्राफिकल एरिया की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट होते हैं। अगर वो जिस जियोग्राफिकल एरिया में कंपनी काम कर रही है तो उस इलाके की ज़रूरत और चाहतों के मुताबिक उसको काम करना पड़ेगा। अगर एक कपड़ों की कंपनी है जो हमारे नॉर्थन एरिया में भी काम करती है और जनूबी पंजाब में भी काम करती है, तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं जब नॉर्थ एरिया में काम कर रही हूँ तो वहाँ पे इलाका सर्द होता है, ठीक है। तो मुझे अगर गारमेंट्स का काम करना है तो उनके लिए जो मुझे क्लोथ्स बनाने पड़ेंगे वो मोटे होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। लेकिन अगर वो साउथ पंजाब यानी कि जनूबी पंजाब में काम करता है तो उसके लिए उनको कपड़े हल्के बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जियोग्राफिकल जब वो सेगमेंटेशन करता है तो उसको देखना पड़ता है कि हर इलाके की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी गई है इंटरनेशनल लेवल की। फॉर एग्जांपल, कैपकॉम सेल इट्स रेजिडेंट इवल सीरीज बायोहैजर्ड इन मोस्ट अदर कंट्रीज सच एज जापान एंड फ्रांस वेयर इट इज प्लेस इन लोकल लैंग्वेजेस। अब एक कैपकॉम कंपनी है जो गेम्स बनाती है, वीडियो गेम। अब उसकी एक गेम है रेजिडेंट इवल सीरीज बायोहैजर्ड, जो बहुत से मुल्कों में खेली जाती है। लेकिन जापान और फ्रांस में जब वो खेली जाती है तो वो गेम ट्रांसलेट की जाती है उनकी अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो उन्होंने उस इलाके की नीड और वांट को देखते हुए गेम को ट्रांसलेट कर दिया जापान और फ्रांस की ज़बान में, कि वहाँ के लोग अंडरस्टैंड कर सकें, उस गेम को प्ले कर सकें। कि उन्होंने इलाकाई ज़रूरत को जाना और उस तरह से उनकी गेम बनाई। तो ये होती है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं जियोग्राफिकल यूनिट में, कि उनके इलाकाई की बुनियाद के ऊपर उनको डिवाइड किया जा रहा होता है। आगे हमारे पास सबसे मेन जो सेगमेंटेशन है वह डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। ये सबसे अहम बुनियाद है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है। अब हम इसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं मार्केट को? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन वेरिएबल such as age, gender, family size, family life cycle, income, occupation, religion and nationality is demographic segmentation. Examples are given below. जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और उसकी डिवाइड करने की बुनियाद होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं, खसूसियत, जैसे कि एज है, उम्र, जेंडर है, फैमिली साइज है, फैमिली लाइफ साइकिल है, इनकम है, आमदनी कितनी है, ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, इसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आबादियाती सेगमेंटेशन के इन बुनियादों पे जब सेगमेंटेशन की जाएगी किसी भी मार्केट की तो वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाएगी। अब नीचे एग्जांपल दी गई है एज एंड लाइफ साइकिल की, कि कंपनी किस तरह से एज और लाइफ साइकिल को ग्रुप बना के उनके लिए काम कर रही होती है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन एज, जब मार्केट को एज की बेस पे डिवाइड किया जाए, जैसे कि आई इन एसेंस लियो टॉय एक कंपनी है, एन अमेरिकन कंपनी makes toy for a kid less than 4 years and those toys not attract 12-year-old kid। एक अमेरिकन कंपनी है लियो टॉय, जो कि टॉयज बनाती है, खिलौने बनाती है 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और वो टॉयज जो हैं वो 12 साल के बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। मीन्स के उन्होंने एक सेगमेंट चुन लिया है कि 4 साल के कम बच्चों के लिए हम खिलौने बनाएंगे, उससे बड़ों के लिए हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से एज की बेस पे सेगमेंटेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कंटिन्यू हो रही है। इनकम, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर इनकम। फॉर एग्जांपल, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू यूज फॉर ट्रैवलिंग डिपेंड ऑन योर इनकम थ्रू ट्रेन, एरोप्लेन और थ्रू बस। अब इनकम की बेस पे, आमदनी की बेस पे हम ग्रुपबंदी करते हैं। सपोज कर लें कि आपने ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। अगर आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा होगी तो आप जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ट्रेन या बस पे सफ़र करेंगे। सिमिलर जेंडर की बेस पे सेगमेंटेशन की जाती है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, कि लेडीज़, फीमेल और मेल की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। जेंडर सेगमेंटेशन हैज़ लॉन्ग बीन यूज इन क्लॉथिंग एंड कॉस्मेटिक, जैसे कि कॉस्मेटिक मेकअप के सामान में पहले लेडीज़ के लिए बनती थी और अब जेंट्स के लिए भी बनती हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी, जेंडर की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। यहाँ पे हम अपना सेगमेंटेशन का जो पार्ट 1 है वो एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो हम है वो नई वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पे आप अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is basis of market segmentation part 2. पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखी थी। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के कि और कौन सी सेगमेंटेशन होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड जो मार्केट सेगमेंटेशन है, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है, वो है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल का मतलब होता है सलूक और बर्ताव, मीन्स के सलूक और बर्ताव की बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं, कस्टमर की ग्रुप बंदी करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड, यूजेज और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट। अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं बायर्स की मार्केट को ग्रुप के अंदर। उसकी बुनियाद क्या होती है? उनका नॉलेज, ठीक है, कि वो किसी प्रोडक्ट के लिए उनका नॉलेज क्या है, उनका इल्म क्या है, एटीट्यूड उनका बर्ताव कैसे है, यूज़ वो किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका रिस्पॉन्स कैसा है प्रोडक्ट की तरफ। अब जिस तरह का नॉलेज होगा उनका प्रोडक्ट के लिए, जो एटीट्यूड होगा, जो यूज़ होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वही उनका बिहेवियर होगा उस प्रोडक्ट की तरफ। तो जब हम बिहेवियर की बेस पे बायर्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ग्रुप इज़ नोन एज बिहेवियर सेगमेंटेशन। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस तरह से हम बर्ताव करते हैं और क्यों बर्ताव करते हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओकेजन सेगमेंटेशन, मौके की मुनासबत से सेगमेंटेशन की जाए, ठीक है, ग्रुप बंदी की जाए। अब इसमें हम देखते हैं डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन व्हेन बायर गेट आइडिया टू बाय और यूज द परचेज आइटम। अब इस सेगमेंटेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन, मौके की मुनासबत से। जब बायर्स गेट द आइडिया, जब बायर को खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि ये मौका है तो मुझे ये प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करनी चाहिए। सच एज ऑरेंज जूस इन द मॉर्निंग, हेल्थी फॉर द हेल्थ। ऑन वैलेंटाइन डे प्रोडक्ट्स लाइक कैंडी, फ्लावर, कार्ड्स एंड गिफ्ट आर यूज्ड। कोका कोला इज नेसेसरी आइटम इन दिवाली वेडिंग। अब जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि मॉर्निंग, सुबह के वक्त जैसा ही होता है कि इंसान सोचता है ऑरेंज जूस के बारे में, बिकॉज वो हेल्थ के लिए हेल्थी है, ठीक है। जैसे ही वैलेंटाइन डे का दिन आता है, 40th फेब आता है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर को पता होता है कि आज मैंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए फ्लावर, कैंडी, गिफ्ट्स या कार्ड लेने हैं। सिमिलर जब इंडिया में दिवाली का वक्त आता है, मौका आता है, या किसी भी जगह पे शादी का वक्त आता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो हमें पता है कोका कोला नेसेसरी आइटम है वहाँ पे लोगों को पिलाने के लिए। मीन्स के मौके को देख के हम ग्रुप बंदी कर लेते हैं कस्टमर की कि इस मौके पे ये लोग ये खाना पीना पसंद करते हैं, ये प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, ये आइटम परचेज करना पसंद करते हैं, ये सर्विस इनको चाहिए। तो उनकी ग्रुप बंदी करके हम उन मार्केटर्स जो हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर सेगमेंटेशन में एक कैटेगरी है ओकेजन सेगमेंटेशन। इसके बाद एक और कैटेगरी है हमारे पास बिहेवियर सेगमेंटेशन जो कंटिन्यू हो रहा है, बेनिफिट सेगमेंटेशन, कि हमें प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट चाहिए उस बुनियाद पे कस्टमर की सेगमेंटेशन की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेनिफिट कंज्यूमर सीक फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि डिफरेंट बेनिफिट जो कंज्यूमर सीक कर रहा है हम उसकी बुनियाद पे कस्टमर के ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, मार्केट को डिवाइड करके कि उसको बेनिफिट क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट से। कि मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ कि एक शख्स साइकिल चलाने की बात करता है। अब एक शख्स को साइकिल चाहिए स्टाइलिश, ठीक है, शो ऑफ, तो वो माउंटेन बाइक या गेयर वाली बाइक खरीदेगा। एक कस्टमर चाहिए साइकिल सिंपल हो, ज़्यादा अरसे तक चले, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, तो वो साइकिल लेगा चाइना की लेक्सोराब और ईगल, इस तरह की साइकिल्स लेगा कि जो ज़्यादा अरसा चले, जिन पे ख़र्चा कम आए। लेकिन जो शो ऑफ वाले होते हैं, स्टाइलिश लेना पसंद करते हैं, वो माउंटेन बाइक्स लेना पसंद करते हैं। तो आपको बेनिफिट क्या चाहिए प्रोडक्ट से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल एथलेटिक वेयर सेगमेंट। एथलेटिक का मतलब था खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, उनके जो पहनने वेयर, उनके जो क्लोथ हैं, उनकी बेस पे सेगमेंटेशन हम यहाँ पे की है। डिफरेंट कंज्यूमर नीड डिफरेंट अपैरल्स। अपैरल्स कहते हैं स्पोर्ट्स वेयर को, जो एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं जो कपड़े पहनते हैं उनको अपैरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट कंज्यूमर जो होते हैं जो एथलेटिक उसमें फील्ड के अंदर हैं, उनको डिफरेंट अपैरल चाहिए, डिफरेंट क्लोथ, डिफरेंट यूनिफॉर्म चाहिए। i.e. in essence fit and polish, customer seek balance between function and style।
अब एक जो कंज्यूमर है, अगर एक एथलीट है वो फिट और पॉलिश दिखना चाहता है, तो वो बैलेंस ढूंढने का अपने अपैरल्स के बीच के जो स्टाइलिश भी हो और जिसका फंक्शन भी अच्छा है। मीन्स के मुझे वो अपैरल्स चाहिए, वो मुझे कपड़े चाहिए जिनसे मैं स्टाइलिश भी लगूं और जो फंक्शन भी, यानी कि उसके अंदर मेरी बॉडी परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर सके। सिमिलर एक और है सीरियस स्पोर्ट्स कंपेटिटर, जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्पोर्ट्स के कंपेटिटर हैं, मुखालिफिन हैं, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। सीक परफॉर्मेंस एंड फंक्शन, वो कहते हैं हमें ऐसे अपैरल्स चाहिए जिनसे परफॉर्मेंस कारकर्दगी बेहतरीन हो और फंक्शन सबसे अच्छा, काम सबसे अच्छा करते हो। मीन्स के उनको पहनने से हमारी परफॉर्मेंस और फंक्शन सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। अगले एक है वैल्यू सीकिंग, कस्टमर सीक ड्यूरेबिलिटी। वैल्यू सीकिंग क्या, ज़्यादा अरसे तक चलना चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यू लंबी हो, ड्यूरेबिलिटी। तो ये ड्यूरेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं कि या परफॉर्मेंस से अच्छी हो या ना हो, फंक्शन अच्छा हो या ना हो, लेकिन लंबे अरसे तक चलने चाहिए। तो इसमें से आप कौन से कस्टमर है, तो मार्केट उसके हिसाब से अपैरल्स बनाने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आपने स्टाइलिश दिखना है, कि आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, या आपको ज़्यादा अरसे चलने वाली चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिहेवियर सेगमेंटेशन कंटिन्यू, और एक और कैटेगरी है उसके अंदर यूजेज रेट के बिना पे, कि आप इस्तेमाल कितना करते हैं किसी चीज़ को, उस हिसाब से सेगमेंटेशन करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट कैन आल्सो बी सेगमेंटेड इनटू लाइट, मीडियम एंड हैवी यूज प्रोडक्ट यूजर, कि हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं लाइट, मीडियम और हैवी यूज प्रोडक्ट यूजर, कि कितना आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करने वाले हैं, मीडियम या हैवी यूज़ करने वाले हैं। अब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर हैवी यूजर इन फास्ट फूड मार्केट, बर्गर किंग टारगेट दिस कस्टमर एज सुपर फैंस, मेक एड्स ऑफ मॉन्स्टर बर्गर कंटेनिंग मीट, चीज एंड मोर मीट एंड चीज फॉर देम। अब एग्जांपल देखिए कि सिर्फ फास्ट फूड है, बर्गर किंग में वहाँ पे जो कस्टमर है जिनको सुपर फैंस कहते हैं, जो हैवी यूज़र हैं, मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, हैवी यूज़र है, उनको उन्होंने कस्टमर का नाम दिया सुपर फैंस। उनके लिए वो मॉन्स्टर बर्गर की ऐड देते हैं जिसमें मीट और चीज़ है। मीन्स कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा मीट डाला है, गोश्त डाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ डाला है उसके अंदर, कि मीट और चीज़ से वो भरा हुआ है कि आपको वो एक पूरा हैवी बर्गर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह लाइट यूज़र होता तो वो क्रंच बर्गर या पैटी बर्गर खाता, मीडियम यूज़र होता तो वो जिंगर बर्गर खा लेता। तो यूजेज की बिना की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है कि आप कितना खाने वाले हैं। समटाइम आप देखते होंगे बर्गर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कि आप सोचते हैं कि ये माउथ में कैसे जाएगा, तो ये हैवी यूज़र वालों के लिए होता है। और समटाइम देखते हैं कि यार इतना छोटा बर्गर, इससे तो पेट ही नहीं फुल होगा, ये लाइट यूज़र वालों के लिए होता है। और कुछ होते हैं मीडियम यूज़र, उनके लिए अलग बर्गर होता है, ठीक है। तो यूजेज की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है कि आप कितना यूज़ करेंगे। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैं आपको डबल रोटी की मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स एक दिन में एक डबल रोटी खाता है और दूसरा एक दिन में 6 खाता है, तो डबल रोटी की जो एज होती है वो 4 से 5 दिन होती है, उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाता है रिटेलर के ऊपर आने के बाद। तो जो कम खाने वाला है, यानी कि जो लाइट यूज़र है, वो छोटी डबल रोटी का पैकेट लेगा, क्योंकि 4 दिन बाद तो उसने एक्सपायरी हो जाना है। लेकिन जो ज़्यादा खाने वाला है वो बड़ी डबल रोटी का पैकेट लेगा। तो इस हिसाब से भी सेगमेंटेशन की जाती है, और जो मार्केटर्स हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। एक और कैटेगरी है हमारे पास लॉयल्टी रेट, ठीक है, कि आप कितने लॉयल हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसकी बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है। अब मार्केट कैन आल्सो सेगमेंटेड बाय कंज्यूमर लॉयल्टी, कि कंज्यूमर कितना लॉयल है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, उसकी बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है। कंज्यूमर कैन बी लॉयल टू ब्रांड, एप्पल स्टोर, चेजअप, किसी स्टोर से वो लॉयल हो सकता है, किसी ब्रांड से वो लॉयल हो सकता है। तो उनके हिसाब से उनकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और लॉयल्टी की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। तो यहाँ पे बिहेवियर सेगमेंटेशन बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास लास्ट बेस है सेगमेंटेशन की, जिसको कहा जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक कहते हैं नफ्सियात को, ठीक है, मेंटालिटी को, आपकी मेंटालिटी जैसे होती है उसकी बेस पे सेगमेंटेशन करना। इस पे आपकी सोशल क्लास वगैरह चीज़ें, लाइफस्टाइल आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं डिवाइडिंग द बायर मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी। देयर आर पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटी इन द सेम ग्रुप। अब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, मीन्स कि हम अपने बायर्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, सेगमेंट के अंदर, बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास, उनकी समाजी क्लास, कहाँ पे उनका उठना बैठना, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है,
उस बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल होगा उस हिसाब के उनके लिए प्रोडक्ट और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। लेकिन अब इशू समटाइम ये होता है कि डिफरेंट एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग भी होते हैं। एक आदत मिलती है लेकिन बाकी आदतें उनकी आपस में नहीं मिलती होती, तो मार्केटर्स को बहुत देखभाल के उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी होती है। अब जैसे मैं आपको एक मिडिल क्लास की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि हमने एक चाय की पत्ती की एग्जांपल दी है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनकी सोशल क्लास मिडिल क्लास है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल तेज दम ब्रांड टी, एक चाय की ब्रांड है तेज दम, यूज बाय टफ एंड स्ट्रॉन्ग गाय, जो कि टफ लोग और स्ट्रॉन्ग लोग पीना पसंद करते हैं। यूजली यूज बाय मिडिल क्लास एंड लो इनकम पीपल, जो कि मिडिल क्लास के लोग, जिनकी सोशल क्लास मिडिल क्लास है और लो इनकम लोग हैं, इनकी इनकम भी लो होती है। देयर एडवर्टाइजमेंट आर अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। अब जो मार्केटर्स है इनके लिए जो एड बनाएंगे वो इनकी तरह की बनाएंगे, सच एज दे यूज मोला जेट इन देयर एडवर्टाइजमेंट। अब इनके लिए वो ऐड बना रहे हैं तो वो मोला जेट को लेके आते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब वो किस तरह से ब्रांड को पेश करता है, ब्रांड से तगड़ा जोश तगड़ा रंग लगे ठा करके, ठीक है, कि तगड़ा जोश तगड़ा रंग, कि चाय में का रंग बहुत तेज होगा, आपकी टी बहुत हार्ड होगी और आपको वो मजबूती से लगेगी। ये अब सोशल क्लास जिस तरह के उस तरह की ये ऐड बन रही है, ये मिडिल सोशल क्लास लोगों के लिए ऐड है। अगर यही अगर हाई फाई सोशल क्लास होती तो उसके लिए वो हमारे लिप्टन वाले ऐड बनाते, जिसमें श्रद्धा कपूर होती है, जो ग्रीन टी लिप्टन की पी रही होती है, सोफिस्टिकेटेड ऐड होती है, वो जनाबी डाइटिंग के लिए कर रही होती है, तो उसकी ऐड उस हिसाब से बनेगी कि एक सोफिस्टिकेटेड एक्टर को लाया जाएगा, एक सोफिस्टिकेटेड ऐड बनाई जाएगी, क्योंकि उनकी सोशल क्लास, उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। लेकिन जो लो इनकम वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनके लिए इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 4 जो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1 जियोग्राफिकल, नंबर 2 डेमोग्राफिकल, नंबर 3 बिहेवियर, नंबर 4 साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारी बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ख़त्म हो जाती हैं। इन स्लाइड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is market targeting and market targeting strategies। हम देखेंगे कि मार्केट टारगेटिंग क्या होती है और मार्केट टारगेटिंग के स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कि हम किस तरह से मार्केट्स को टारगेट करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, हिकमत अमली के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी सेगमेंट्स एंड सेलेक्टिंग वन और मोर टू एंटर इज मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग एक अमल का नाम है जिसमें हम जांचते हैं तमाम सेगमेंट्स को, ईच एंड एवरी सेगमेंट। आपने देखा होगा कि हमने बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देखा था कि किस बुनियादों पे हम मार्केट को ग्रुप्स और सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद, ग्रुप्स बनाने के बाद, सेगमेंट बनाने के बाद हम टारगेटिंग करते हैं। तो टारगेटिंग एक अमल का नाम है जिसमें हम तमाम ईच एंड एवरी सेगमेंट्स यानी कि ग्रुप्स को जांचते हैं, इवेल्युएट करते हैं। एंड सेलेक्टिंग वन और मोर टू एंटर इज मार्केट टारगेटिंग, और फिर सेलेक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इज़ नोन एज मार्केट टारगेटिंग। इसको मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। कि कोई भी कंपनी जब काम स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले वो सेगमेंट्स को जांचती है कि किस सेगमेंट्स के लिए मैंने काम करना है। फिर जब वो सेगमेंट सेलेक्ट करती है, इसको मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। While market targeting, firm must look 3 factors: segment size, growth, segment structural attractiveness, and company objective and resources। जब भी कंपनी मार्केट को टारगेट कर रही हो तो 3 फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट साइज़ और उसका ग्रोथ, कि मार्केट साइज़ कितना है, कितनी बड़ी मार्केट है, और उसमें ग्रोथ कितनी है, मीन्स कि उसमें पोटेंशियल कितनी है। अगर हम किसी मार्केट के लिए काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए कितना प्रॉफिट होगा, कितनी ग्रोथ होगी। सेगमेंट एंड स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस, सेगमेंट का ढांचा कैसा है, ठीक है, ये देखना है, और कितना अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, उसमें कितनी अट्रैक्शन है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, और जो हम सेगमेंट चुन रहे हैं क्या उस पर हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मकसद पूरे होते हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज, वसाइल हैं कि उस सेगमेंट के हम नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेगमेंट का साइज़ और ग्रोथ देखनी है, उनका स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस देखना है,
और कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के बारे में हमें देखना है कि वो उनके लिए बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्केट टारगेटिंग हो जाता है। फिर हमारे पास आता है टारगेट मार्केट, अ सेट ऑफ बायर्स शेयरिंग कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंपनी डिसाइडेड टू सर्व। अब जब कंपनी डिसाइड कर लेती है, ठीक है, जांचने के बाद जब डिसाइड कर लेती है कि मैंने जिस मार्केट को कैप्चर करना है, जिसके लिए मैंने काम करना है, उसको टारगेट मार्केट कहा जाता है। अब टारगेट मार्केट क्या होती है? ये वो मार्केट है जिसमें सेट ऑफ बायर्स शेयरिंग कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब जिस सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं वो सेट ऑफ बायर पर मुश्तमिल होता है जिनकी नीड्स और खसूसियात, मीन्स के नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं। क्योंकि सेगमेंट जब हम बनाते हैं तो नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे भी बना रहे होते हैं, तो अगर वो उनकी एक जैसी होंगी तो वो सेगमेंट बनेगा ना। तो जिस सेगमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं, जो कंपनी चाहती है कि हम इसको सर्व करेंगे, इसको टारगेट मार्केट कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिसके तहत जिसके कौन सी हिकमतें अमली हैं जिनको हम लेते हुए मार्केट को टारगेट करते हैं। बेसिकली 4 हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसको मास मार्केटिंग कहा जाता है। सेकंड है डिफ्रेंशिएटेड, जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको निच मार्केटिंग कहा जाता है। और लास्ट में माइक्रो मार्केटिंग, जो आखिरी से हमारे पास स्ट्रेटजी है मार्केट टारगेटिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं जब किसी चीज़ में फ़र्क ना किया जाए, सबको एक साथ लेके चला जाए, कि किसी सेगमेंट में फ़र्क नहीं है, जिसको मास मार्केटिंग कहा जाता है, बड़े दर्जे पे मार्केटिंग करना। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या। अब मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी डिसाइडेड टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस एंड गो आफ्टर होल मार्केट विद वन ऑफर। अब ये मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है, मींस के मार्केट को कवर करने की स्ट्रेटजी है, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम मार्केट में जो सेगमेंट की डिफरेंसेस हैं, सेगमेंट्स के जो फ़र्क है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम पूरी मार्केट के पास एक ही ऑफ़र लेके जाते हैं। मींस के एक जैसे प्रोडक्ट लेके जाते हैं, एक जैसी चीज़ें लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसको कहा जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास मार्केटिंग, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं वो डिफरेंसेस देखते और हम पूरी मार्केट के लिए एक ही ऑफर लेके जाते हैं। मींस के एक ही टाइप्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके जाते हैं। दिस स्ट्रेटजी मोस्टली यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज़ कहाँ पे होती है? ये ज़राअत के सेक्टर में यूज़ होती है। एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स वगैरह, जो हमारे यहाँ फ्रूट्स वगैरह होते हैं लाइक वीट, कॉटन, वेजिटेबल्स, इनमें कैटेगरी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये एक जैसे ही मोस्टली सबके लिए बनते हैं और सबको एक ही प्राइस पे दिए जाते हैं। अगर आज टमाटर आपके 200 रुपये किलो हैं तो सबको वो 200 रुपये या 180 रुपये किलो के बीच में ही मिल रहे होंगे। किसी के लिए ख़ास नहीं बनाए जाएंगे टमाटर, ठीक है, या आटा किसी को मिल रहा है तो सबको एक जैसा मिलेगा, किसी के लिए ख़ास आटा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आजकल कुछ कंपनीज आ रही है जो आटे को, गंदम को और रिफाइन करके बेच रहे होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग यानी कि मास मार्केटिंग चलती है, जिसमें इस तमाम कंपनीज एक ही ऑफर लेके जाते हैं और सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। ये तो पहली टारगेटिंग स्ट्रेटजी हो गई। सेकंड हमारे पास है डिफ्रेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग यानी कि हम फ़र्क करके मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सेगमेंट बना के मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं। अब मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी डिसाइडेड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स and design separate offer for each, i.e. in essence, Vanity Fair is number one jeans Vanity Fair is number one jeans maker in US, United States, make different brands for different customers such as jeans wear, worker wear, sports wear, outdoor etc. अब मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है डिफरेंशिएटेड, जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग कहा जाता है। ये मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम बहुत सारे सेगमेंट्स को सर्व करेंगे और तमाम सेगमेंट्स के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं या डिफरेंट ऑफर जो है वो डिज़ाइन करती है कि ये सेगमेंट हमने चुन लिए हैं और इनके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे जैसे कि उनकी नीड होगी, जिस तरह उस सेगमेंट की नीड होगी। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, वैनिटी फेयर एक कंपनी है यूएस, यूनाइटेड स्टेट में, जो कि जीन्स बनाती है, पैंट्स बनाती है बेसिकली। तो वो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट कस्टमर के लिए बनाती है। मीन्स के डिफरेंट ब्रांड फॉर द डिफरेंट कस्टमर, जिस तरह का कस्टमर है उस तरह के उसके लिए ब्रांड है। अगर कोई जीन्स वेयर पहनने वाला है, मीन्स के कोई जीन्स की पैंट्स पहनने वाला है, तो उसके लिए जीन्स की पैंट्स बनाई जाती हैं। कोई वर्कर वेयर पहनने वाला है, मीन्स के वर्कर के पैंट्स पहनने वाला है, तो उसके लिए वर्कर जैसी पैंट्स बनाई जाती हैं।
कोई स्पोर्ट्स वेयर पहनने वाला है, मीन्स कि कोई स्पोर्ट्स की पैंट्स पहनने वाला है तो उसके लिए स्पोर्ट्स की पैंट्स बनाई जाती है। कोई आउटडोर के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए उस तरह की पैंट्स बनाई जाएगी। अब ये कंपनी है जो तमाम सेगमेंट के लिए अलग अलग से जीन्स बनाती है, अलग अलग से वेयर बनाती है कि जिस तरह का कस्टमर है उसको उस तरह के हम क्लोथ्स उसके दे देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केट की जा रही है कि हम तमाम कस्टमर को एक जैसे कपड़े, एक जैसी वेयर, एक जैसी जीन्स नहीं दे रहे। स्पोर्ट्स वाले को अलग, वर्कर वाले को अलग, जीन्स वेयर वाले को अलग और आउटडोर यानी कि बाहर जाने वाले को, घूमने फिरने वाले को अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉन्सेंट्रेटेड निच मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना। सेम निच, निच कहते हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को चुन लिया जाए और उनके लिए, चाहे वो सेगमेंट बड़ा हो चाहे छोटा हो, या कि मुनाफाबल हो, प्रॉफिटेबल हो, और उनके लिए काम किया जाए। इसमें हम सेवरल सेगमेंट्स नहीं चुनते और ना ही हम पूरी सेगमेंट्स के डिफरेंसेस को इग्नोर करके मास मार्केटिंग करते हैं। इसमें हम एक या दो सेगमेंट चुनते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं हम इसको। अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच फर्म्स गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सेगमेंट ऑफ निचेस। इन एसेंस निरमा डिटर्जेंट टारगेट रूरल एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर। ये एक मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें जो कंपनी है, फर्म है, वो लार्ज शेयर, एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट होगा शेयर का जिसमें बहुत सारे कस्टमर होंगे, उसको एक सेगमेंट या फ्यू सेगमेंट चुन लेते हैं, एक या कुछ सेगमेंट चुन लेते हैं, सेवरल सेगमेंट वो नहीं चुनते कि इनके लिए हम काम करेंगे। सेगमेंट ऑफ निचेस के किसी पर्टिकुलर जो सेगमेंट हैं, किसी खसूसियत के हामिल जो सेगमेंट्स हैं, उनके लिए हम बेसिकली काम करेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड निच मार्केटिंग बेसिकली कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी कहती है कि हम लार्ज शेयर, एक बहुत बड़ा शेयर का सेगमेंट होगा या एक होगा या कुछ होंगे, उनके लिए हम काम करेंगे, उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, निरमा डिटर्जेंट टारगेट रूरल एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर, कि निरमा वॉशिंग पाउडर, आपने इसकी ऐड अक्सर देखी होगी, उन्होंने टारगेट किया रूरल एरिया को, देहाती इलाकों को, या सेमी अर्बन कंज्यूमर जो गांव और शहर के बीच के जो इलाके होते हैं, यानी कि जो ना शहर है ना गांव है, उनके मिडिल की कैटेगरी में आते हैं, उनको टारगेट किया और उनके लिए डिटर्जेंट बनाया। जबकि इन इलाकों में या तो खुला सर्फ चलता है या साबुन चलता है जिसको गाय सोप कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम इन शहरों को टारगेट करेंगे, सस्ता सर्फ देंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी को आगे बढ़ा के जाएंगे। तो उन्होंने एक या दो सेगमेंट चुने जिनके लिए उन्होंने काम किया, ये नहीं कि सेवरल सेगमेंट हम चुनने उनके लिए काम करें। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड निच मार्केटिंग कहलाती है। लास्ट हमारे पास है माइक्रो मार्केटिंग। अब माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इनके छोटे दर्जे पे आके मार्केटिंग करना, मींस लोकल मार्केटिंग करना, जिसको डोमेस्टिक मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब इसमें हम करते क्या हैं, कंपनीज करती क्या हैं, टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू द नीड एंड वांट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड लोकल कस्टमर एंड ग्रुप सच एज टेलर्स एंड बार्बर प्रोवाइड ईच इंडिविजुअल डिफरेंट सर्विस और प्रोडक्ट एज दे वांट। टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम, अब इसमें हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी भी स्पेसिफिक खास इंडिविजुअल के लिए, फ़र्द के लिए, उसकी नीड्स और वांट्स की बुनियाद पे, किसी भी खास फ़र्द, एक फ़र्द, उसकी नीड्स एंड वांट्स की बुनियाद पे हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है, हमारे जो लोकल कस्टमर होते हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। सच एज टेलर, जैसे कि दर्जी है, एंड बार्बर के नई है, बाल काटने वाला। ठीक है, दर्जी और बाल काटने वाला, वो हर इंडिविजुअल को जो भी उसके पास आता है उसको डिफरेंट सर्विस देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जैसे कि वो चाहता है कि आपने अपने डिज़ाइन के कपड़े देने हैं टेलर को कि हमें इस तरह सी के दो, या ना कि वो ये कहेगा कि मैं सबके डिज़ाइन एक जैसे सी के दूंगा। आप अपनी मर्ज़ी का उसको डिज़ाइन बताएंगे और वो आपका प्रोडक्ट उस तरह से बना के देंगे। सिमिलर जब आप बार्बर के पास जाते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे इस स्टाइल का हेयर कट चाहिए। ये नहीं होता कि बार्बर कहता है पहले 10 कस्टमर आएंगे तो मैं उसकी प्याला कटिंग करूंगा, आफ्टर डैट मैं फौजी कटिंग करूंगा। नहीं, जिस तरह इंडिविजुअल चाहता है, जिस तरह उसकी नीड्स होगी, जो वांट होगी उसकी हेयर ड्रेसिंग की, बार्बर उसी तरह से उसकी हेयर ड्रेसिंग करेगा। तो ये बेसिकली हमारी 4 मार्केटिंग टारगेटिंग की स्ट्रेटजीज थी। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो इख्तिताम पे पहुँचता है, एंड पे पहुँचता है। इस लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।
Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is requirement for effective segmentation. Requirement means ज़रूरियात कौन कौन सी हैं एक मॉइस्चर सेगमेंटेशन के लिए। इस टॉपिक को डिफरेंट मार्केटिंग की बुक में डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर की बुक में इस टॉपिक का नाम ऐसे दिया गया रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। लेकिन अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर की बुक देखें तो सेम टॉपिक, लेकिन इसका नाम क्या है वहाँ पे, क्राइटेरिया ऑफ मार्केट टारगेटिंग। ठीक है, कि तरीक़ेकार क्या है मार्केट को टारगेट करने का, कौन से क्राइटेरिया हैं, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी मार्केट को टारगेट करने से पहले। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सेगमेंटेशन के अंदर कि वो इफ़ेक्टिव हो, वो मौसर हो किसी भी कंपनी के लिए जब वो उसको टारगेट कर रहे हों। ठीक है, तो डिफरेंट जगहों पे इसके डिफरेंट तरह से नाम है पड़े। तो हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए सेगमेंटेशन के अंदर कि वो इफेक्टिव हो, कि वो मौसर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। टू बी यूजफुल मार्केट सेगमेंट मस्ट बी, यूजफुल होने के लिए सेगमेंट मस्ट बी, सेगमेंट को इस तरह से होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। टू बी यूजफुल मार्केट सेगमेंट्स मस्ट बी, कि इस्तेमाल शुदा होने के इस्तेमाल के लिए मार्केट सेगमेंट को बेसिकली इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है मैयरेबल। मैयरेबल मीन काबिल पैमाइश, कि जो सेगमेंट है आपका वो काबिल पैमाइश होना चाहिए, जिसको आप टारगेट करेंगे, जो कंपनी जो है जिसको टारगेट करेगी। अब मैयरेबल में क्या आ जाता है, द साइज, परचेजिंग पावर एंड प्रोफाइल्स ऑफ द सेगमेंट कैन बी मैयर। अब जो सेगमेंट है जिसको कंपनी टारगेट करना चाहती है उसका साइज़ कितना है, मीन्स के पॉपुलेशन कितनी है, वो मैयरेबल होनी चाहिए। उनकी परचेजिंग पावर, ख़रीदने की कुव्वत कितनी है, वो मैयरेबल होनी चाहिए। उनकी प्रोफाइल्स को अगर आप उर्दू में देखेंगे तो नक्शा या चेहरा आता है, मीन्स के आपको उनके बारे में डिटेल मालूम होनी चाहिए, उनकी पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उसको मैयर कर सकें। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है जिस सेगमेंट को कंपनी टारगेट करने जा रही है। ठीक है, कि उसका साइज़ पता होना चाहिए, परचेजिंग पावर पता होनी चाहिए और उस सेगमेंट की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें मैयरेबल हों जिनको आप पैमाइश कर सकें। ठीक है, तब भी हमें पता चलेगा कि ये सेगमेंट हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, क्या हमें इसको टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब नीचे एग्जांपल दिया, सर्टेन सेगमेंटेशन वेरिएबल और बेसिस आर डिफ़िकल्ट टू मैयर। अब अक्सर सेगमेंटेशन ऐसे हैं जिनके वेरिएबल या बेसिस जो हैं वो बहुत मुश्किल से मैयर की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 32.5 मिलियन लेफ्ट हैंडेड पीपल इन यूनाइटेड स्टेट, के यूनाइटेड स्टेट में 32.5 मिलियन जो लोग हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं। ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है कनाडा की पॉपुलेशन के मुताबिक। ठीक है, येट फ्यू प्रोडक्ट्स आर टारगेटेड टुवर्ड लेफ्ट हैंड सेगमेंट। इसके बावजूद बहुत ही कम सब्जेक्ट हैं जो लेफ्ट हैंडेड सेगमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो आपकी जो चेयर होती है उसका एक हैंड बना होता है जिस पे आप रजिस्टर रखते हैं, वो सब के सब राइट हैंडेड होते हैं। बहुत ही ऐसा कोई कम ही कोई इंस्टीट्यूट होगा जो लेफ्ट हैंडेड के लिए भी चेयर्स खरीदता हो, क्योंकि इनके सेगमेंट को मैयर करना ही डिफ़िकल्ट है। सिमिलर अगर आप मोटरसाइकिल्स या कार्स देख लें तो उनके लिए सिस्टम जो है वो राइट हैंडेड वालों के लिए ही होता है। क्लच हमेशा लेफ्ट साइड पे और रेस हमेशा सीधे हाथ पे होती है, राइट साइड पे होती है। अब ये नहीं कि हम लेफ्ट हैंडेड के लिए मोटरसाइकिल का डिज़ाइन अलग से कर दें, ऐसा नहीं हो रहा होता, इनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे होते, तो इनको मैयर करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं द मेजर प्रॉब्लम मे बी डैट सेगमेंट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई। जैसे मैंने कहा कि सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है, एंड मैयर, उसको मैयर करना भी मुश्किल है। दे आर नो डाटा ऑन द डेमोग्राफिक लेफ्टीज़। अब लेफ्टीज़ के लिए कोई ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। जब भी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाती है तो उसमें लेफ्टीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की जाती ज़्यादातर, इसके लिए कि मार्केट कंपनी जो है अलग स्ट्रेटजीज़ बना सके। तो हमें मैयर करना पड़ता है कि कौन सेगमेंट का साइज़ कितना है, इसकी पावर परचेज। अगर हम लेफ्टीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें और वो उनका साइज़ छोटा सा हो और परचेजिंग पावर भी ज़्यादा ना हो, उनकी प्रोफाइल ढूंढना भी मुश्किल हो जाए, तो कंपनी के लिए वो सेगमेंट इफेक्टिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो सेगमेंट चुने जिनका साइज, जिनका परचेजिंग पावर और प्रोफाइल जो है वो मैयरेबल हो और वो कंपनी के लिए बेहतर हो। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एसेसेबल। ठीक है, काबिल रसाई, कि जब भी कोई कंपनी किसी सेगमेंट को टारगेट करे तो वो एसेसेबल होना चाहिए, रसाई वहाँ तक मौजूद होनी चाहिए।
द सेगमेंट मस्ट बी रीचेबल एंड सर्विसेबल। जिस सेगमेंट को कंपनी सर्व करना चाहती है, टारगेट कर रही है, वो सेगमेंट रीचेबल होना चाहिए। मीन्स के वहाँ तक आप पहुँच सकें, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुँच सकें, आपकी एडवर्टाइजमेंट पहुँच सके, और सर्विसेबल मीन्स कि आपकी सर्विसें वहाँ तक पहुँच सकें। इट्स मीन टू से दैट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड सेल फॉर मस्ट बी एक्सेसिबल रीचेबल टू द सेगमेंट। अब इसका कहने का वही मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, मीन्स के आपके जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबार मीडिया, पेपर मीडिया, या आपकी सेल फोर्स की जो टीम है वो उस सेगमेंट तक पहुंच सके। ये ना हो आप ऐसा सेगमेंट चुन लें कि जहां तक आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक ऐसा सेगमेंट चुनें जहां तक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंच सकते हैं, काबिल रसाई हों। थर्ड हमारे पास है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का इंग्लिश में एक और मतलब होता है प्रॉफिटेबल। उर्दू में कहते हैं मयारी और मजबूत, कि सेगमेंट सब्सटेंशियल होना चाहिए जब उसको आप टारगेट करें। द मार्केट सेगमेंट मस्ट बी लार्ज और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व, कि जो सेगमेंट है जो मार्केट का जिसको आप टारगेट करने जा रहे हैं, एक तो वो बड़ा होना चाहिए और प्रॉफिटेबल काफ़ी होना चाहिए जिसको आप सर्व कर रहे हैं। सेगमेंट मस्ट बी वर्थ इनफ टू बी टारगेटेड बाय द मार्केटर, उसकी एक वर्थ होनी चाहिए कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इतना वर्थी भी है, क्या इतना प्रॉफिटेबल भी है, क्या हमें प्रॉफिट देगा। तो ये रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है सेगमेंटेशन के अंदर जब आप उसको टारगेट कर रहे हो, उस सेगमेंट को, उस ग्रुप को। ठीक है, ये तो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी सब्सटेंशियल बन जाती है कि अगर प्रॉफिटेबल होगा तो हम टारगेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मीन के फ़र्क कर सकें, काबिल तमीज़ होने चाहिए आपका जो सेगमेंट आप चुने। सेगमेंट कैन बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट और प्रोग्राम। जब आप सेगमेंट चुने, अब उन सेगमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएबल हो, काबिल तमीज़ हो कि वो एक दूसरे से फ़र्क कर सकें, कि अब उनके लिए डिफरेंट मार्केटिंग एलिमेंट और प्रोग्राम बनाए जाएँ। ठीक है, इफ़ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू द सेल ऑन द परफ्यूम, दे डू नॉट कंसीडर सेपरेट सेगमेंट। अब आप ये देख लें कि अगर मैरिड और अनमैरिड वुमेन जो हैं उनके लिए एक परफ्यूम की मार्केट है और वो दोनों उस परफ्यूम के लिए सिमिलर रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो आपको उनके अलग अलग सेगमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फिर एक ही सेगमेंट कंसीडर करें और फिर उनके लिए उस तरह से स्ट्रेटजीज बनाएं। ये ना हो कि आपने उनका अलग अलग सेगमेंट बना दिया है लेकिन उन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो कंपनी को इससे इशू बनेगा। जब वो अलग अलग सेगमेंट्स बनाएंगे तो वो समझेंगे ये सेगमेंट छोटा सा है, इसके अलग स्ट्रेटजीज बनाए, क्योंकि ये मैरिड वूमेन है और ये अनमैरिड है तो इनके लिए अलग स्ट्रेटजीज बनाए। लेकिन अगर वो सेम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि शादीशुदा होने और ना होने के बावजूद भी, तो उनके लिए सेम स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि कंपनी को फ़ायदा हो सके, ना कि नुकसान हो। लास्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है एक्शनेबल, काबिल अमल। ठीक है, कि ऐसा सेगमेंट चुनना जाए जिस पे कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज को एक्शन में ला सके। रीड करते हैं इसको। सेगमेंट मस्ट बी एक्शनेबल फॉर मार्केटिंग पर्पस, कि सेगमेंट जो है वो एक्शनेबल हो मार्केटिंग के मकासद के लिए। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन must be able to design and implement the marketing mix and strategies to the chosen segment, कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काबिल हो, इस काबिल हो कि उसका जो डिज़ाइन किए हुए मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटजीज हैं वो उस सेगमेंट के ऊपर अप्लाइएबल भी हों। ये ना हो कि जो हम उनके लिए चीज़ें स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं, वो लोग वो यूज़ ही ना करते हों, स्ट्रेटजीज उन पर काम ही ना करती हों। ठीक है, तो ऐसा सेगमेंट चुनें जिनके ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप अमल में भी ला सकें। मीन्स कि हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आपकी स्ट्रेटजीज के मुताबिक पूरा उतरते भी हैं कि नहीं, कि आपकी स्ट्रेटजीज उन तक पहुंचती ही नहीं है। जैसे कि अक्सर मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि रेडियो हमारे यहाँ बंद होता है, अक्सर जगहों पे नहीं चल रहा होता, लेकिन जो किसान लोग होते हैं ना वो रेडियो सुनते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने खाद की यानी कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की ऐड देनी होती है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर जो हैं वो यूट्यूब पे नहीं देखते, उनके लिए रेडियो होता है। तो अगर कंपनी की स्ट्रेटजी फार्मर्स हैं तो फिर उनको अपनी स्ट्रेटजी रेडियो की तरफ लेके आनी चाहिए, ना कि यूट्यूब की तरफ लेके जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं किसी भी सेगमेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कि हम उसको किस तरह से टारगेट करें, कि अगर ये रिक्वायरमेंट उनके अंदर होंगी तब ही कंपनी उन सेगमेंट्स को टारगेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हर सेगमेंट के अंदर, तब ही कंपनी उसको टारगेट करे सेगमेंट को, अदरवाइज़ ना करे, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर बेसिकली एंड पे पहुँचता है, अख्ताम पे पहुँचता है। इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस टॉपिक को डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन है, और दूसरी बुक में क्राइटेरिया फॉर मार्केट टारगेटिंग या टारगेट मार्केट किस तरह से करना है उसका क्राइटेरिया बताया गया कि ये क्राइटेरिया होंगे तो आपने इस मार्केट को टारगेट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके टेंशन में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is differentiation and positioning. After market segmentation and market targeting, company need to differentiate and position their product into the customer mind. कि मार्केट की सेगमेंटेशन के बाद और टारगेट मार्केटिंग के बाद कंपनी को अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी पोजीशनिंग करनी है। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन और पोजीशनिंग क्या होती है प्रोडक्ट की। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक बहुत जल्दी ही कवर अप हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन एंड पोजीशनिंग, बोथ दीज कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन एंड पोजीशनिंग आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है डिफ्रेंशिएशन के, तफरीक करने के और पोजीशनिंग के, जगह बनाने के किसी भी प्रोडक्ट के, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं। व्हेन कंपनी एबल टू डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपेटिटर, then the product will be able to make its position in the market। जब कंपनी एबल होगी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के ऊपर के बीच के वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सकती है, तब भी उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पोजीशन बनाएगा कस्टमर के माइंड के अंदर कि ये प्रोडक्ट इस कंपेटिटर से इतना बेहतर है, इस कंपनी से इतना बेहतर है, तब भी वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है और किस तरह से होती है। कंपनी मस्ट डिसाइड ऑन द वैल्यू प्रोपोजिशन, मीन्स व्हाट वैल्यू दे आर गोइंग टू गिव टू द कस्टमर थ्रू देयर प्रोडक्ट। कंपनी को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है वैल्यू प्रोपोजिशन कि मीन्स के वो क्या पेश करना चाह रहे हैं, वो कौन सी वैल्यू जो है वो तजवीज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर्स के लिए। तो इसी से कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट पोजीशन बनेगी कि मीन्स व्हाट वैल्यू दे आर गोइंग टू गिव कस्टमर थ्रू देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के थ्रू कौन सी वैल्यू पेश कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएट करता है आप कंपनी के प्रोडक्ट को उसके कंपेटिटर से प्रोडक्ट के, कि क्या वैल्यू वो प्रपोज कर रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं। हाउ it will create differentiate value for the target segment as compared to other product and what position it want to occupy in those segment, कि किस तरह से जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट करेगा टारगेट सेगमेंट को एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जो कि अदर प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं। किस तरह से कंपनी का प्रोडक्ट अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा टारगेट सेगमेंट से। मीन्स के मोबाइल बहुत सी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, अब सबके जो टारगेट कस्टमर है वो तकरीबन सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इकोनॉमी की बेस पे, इनकम की बेस पे, वरना टारगेट सब कर रहे हैं कस्टमर को। तो कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरों से, ये डिफ्रेंशिएट करता है उसको बाकी प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि ओप्पो का जो है वो आजकल ओप्पो और वीवो के फ्रंट कैमरा बहुत फेमस है, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को सेल्फी मोबाइल बनाते हैं। इसी तरह एप्पल की स्पीड, ठीक है, उसकी ब्रांड प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसी बेस पे वो हासिल कर पाते हैं, जगह हासिल कर पाते हैं कस्टमर के माइंड के अंदर कि हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन ये है और हम दूसरों से इस हिसाब से तफरीक करते हैं, डिफरेंट है। तो ये तो हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएशन कैसी होगी कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू की बेस पे होगी। जब वैल्यू डिफरेंट होगी तभी उसकी पोजीशन बनेगी। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। Product positioning is the way the product is defined by consumer on important attribute। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक तरीकाकार है प्रोडक्ट को डिफाइन करने का जो कंज्यूमर करता है इस बेस पे कि उस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या, खूबियाँ क्या हैं, ठीक है। द प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज इन द कंज्यूमर माइंड रिलेटिव टू कम्पीटिंग प्रोडक्ट। अब वो जो जगह हासिल करता है कंज्यूमर के माइंड के अंदर अपने रिलेटिव प्रोडक्ट्स, अपने रिलेटिव जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, ये इस बिना पे हासिल करेगा कि उसकी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मीन्स कि उसके प्रोडक्ट की खूबियाँ क्या हैं और वो खूबियाँ कैसे बेहतर हैं कंपेटिटर के प्रोडक्ट से, तब भी जाके वो कंज्यूमर के माइंड में एक पोजीशनिंग कर पाएगा। प्रोडक्ट आर क्रिएटेड इन द फैक्ट्री
बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द माइंड, सेज आ पोजिशनिंग एक्सपर्ट। पोजिशनिंग एक्सपर्ट का कहना है कि जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट कहलाती हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो कंज्यूमर के माइंड में बनता है। कि मीन्स कि आपने अपने प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि वो कंज्यूमर के माइंड पे एक इम्पोर्टेंट ब्रांड बन जाए। ब्रांड बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी प्रोडक्ट है जिसको स्पेसिफिक नेम और लोगो दे दिया जाए तो वो ब्रांड बन जाता है। लेकिन आजकल के माइंड में ब्रांड वो चीज़ होती है जो दूसरों से बेहतर हो और खूबी रखती हो ज़्यादा, उसके एट्रीब्यूट ज़्यादा हों, ठीक है, उस चीज़ को हमारे यहाँ ब्रांड कहा जाता है। तो ब्रांड कंज्यूमर के माइंड में बनते हैं और प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अब वो ब्रांड जो बनता है प्रोडक्ट वो अपनी खूबियों की बिना पे बनता है कि किस तरह से वो पोजीशनिंग कर पाता है कंज्यूमर के माइंड के अंदर। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं पोजीशनिंग की कि किस तरह से कंपनी जो है और किस वैल्यू की बेस पे वो अपनी पोजीशनिंग करती हैं कंज्यूमर के माइंड के अंदर। तो हमारे पास एग्जांपल फॉर पोजीशनिंग है परा, टाइड इज द पोजीशन एज पावरफुल ऑल पर्पस फैमिली डिटर्जेंट। अब जो टाइड डिटर्जेंट है उसने अपने आप को पोजीशन किया फैमिली डिटर्जेंट, मीन्स के फैमिली के कपड़ों को धोने के लिए हमारा डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाए। एरियल इज पोजीशन एज द जेंटली डिटर्जेंट फॉर द फाइन वॉशेबल एंड बेबी क्लॉथ। अब जो एरियल है वो अपने आप को पोजीशन करता है कि जो फाइन वॉशेबल को जो नाजुक कपड़े हैं या बेबी के जो बेबीज के क्लॉथ हैं उनके कपड़े हैं उनको धोने के लिए वॉश करने के लिए हमारा डिटर्जेंट जो है वो सबसे बेस्ट है। मीन्स के टाइड ने अपनी पोजीशनिंग किया एज अ फैमिली डिटर्जेंट और एरियल अपनी पोजीशनिंग कर रहा है एज अ बेबी क्लॉथ डिटर्जेंट, ठीक है। इन द पाकिस्तान कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री, Habib with the slogan "It's matter of the heart" is positioned as a heart-friendly oil, and Talolite as a facilitator of healthy lifestyle. अब हबीब पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री है जो घी बनाती है या ऑयल बनाती है, अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने कंपेटिटर से और कंज्यूमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हबीब की एग्जांपल दी गई है, उन्होंने अपना स्लोगन बनाया हुआ है "इट्स मैटर ऑफ द हार्ट", कि जो हमारी यहाँ पे हीट लिखा हुआ है हार्ट बेसिकली है पड़ा कि हमारा जो ऑयल है, हमारा जो हम जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, हमारा जो ऑयल है वो कस्टमर के दिल के लिए है कि ये दिल का मामला है और हम उनके दिल के साथ चल के हैं। तो वो अपनी पोजीशनिंग कर रहा है एज अ फ्रेंडली ऑयल के तौर पे कि हम दिल से करीबी, दिल के आपके करीब हैं, हार्ट फ्रेंडली ऑयल है हमारा। और उसके कंपेटिटर जो तलोलाइट है वाले हैं वो कहते हैं कि जो हमारा ऑयल है वो आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल को फैसिलिटेट करता है, बेहतर बनाता है। तो दोनों ऑयल की इंडस्ट्री जो है वो अपने अपने हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। इन ऑटोमोबाइल मार्केट, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है पड़ी जैसे कि द टाटा इंडिया एंड मारुति सुजुकी 800 आर पोजीशन ऑन इकोनॉमी। अब ये जो टाटा इंडिया की कार है या मारुति सुजुकी 800 की जो कार है वो अपनी पोजीशन करते हैं इकोनॉमी की बेस पे कि हम सस्ते कारें बनाते हैं, इकोनॉमी कार होती है, कोई भी मिडिल क्लास शख्स खरीद सकता है। जब टाटा नैनो पहली कार आई थी तो उस वक्त वो इंडिया में 1 लाख रुपए की मिलती थी। टाटा रत्ना वाज द पर्सन जिसने वो कार बनाई थी और उसने पोजीशनिंग की उसको इकोनॉमी कार के तौर पे कि मिडिल क्लास एक शख्स जो 50 से 60 हज़ार की अपनी बाइक खरीदता है वो 1 लाख रुपए में अपनी फैमिली के लिए कार भी खरीद सकता है। आगे हम देखते हैं मर्सिडीज एंड कैडिलैक और लग्जरी। अब जो मर्सिडीज और कैडिलैक ऑटोमोबाइल के जो ब्रांड्स हैं, जो कार्स हैं बनाती हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन की है लग्जरी की बेस पे कि हमारी जो कार्स हैं वो लग्जरी हैं, ठीक है। सिमिलर एंड पोर्चे एंड BMW ऑन परफॉर्मेंस, और जो पोर्चे और BMW हैं वो अपनी पोजीशनिंग करते हैं परफॉर्मेंस की बेस पे, कारकर्दगी की बेस पे कि हमारी कार्स की कारकर्दगी कैसी है। तो हम देख सकते हैं कि हमने 3 इंडस्ट्री देखी हैं, डिटर्जेंट की, ऑयल की और ऑटोमोबाइल्स की, कि किस तरह से हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट से, चाहे वो वैल्यू से हो, चाहे वो स्लोगन से हो, और फिर किस तरह से वो कंज्यूमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग बना रहा होता है। सपोज कर ले कि मैंने बात की परफॉर्मेंस की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारे माइंड में BMW और पोर्चे आएगा। लग्जरी की अगर बात की कि आरामदाह हो, काफ़ी लग्जरियस हो, ठीक है, तो हमारे माइंड में मर्सिडीज और कैडिलैक आएगी। अगर इकोनॉमी की बात करें, सस्ती कार की बात करें, तो टाटा इंडिया, मारुति सुजुकी आएगी। पाकिस्तान में सुजुकी मैरान की बात की जाती है जब इकोनॉमिकल कार की बात की जाती है, और जब मोटरसाइकिल की बात की जाती है तो CD70 की बात की जाती है। तो इस तरह से
जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और कंज्यूमर के माइंड में उनकी पोजीशनिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो एक दो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं वो मैं ठीक करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।